हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय मिश्रा और आज हम लोग सिविक्स का लेक्चर 2 अटेंड करने वाले हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि कल मैंने लेक्चर 1 को आपके लिए तैयार किया था और उनको अपलोड भी कर दिया। तो आप जल्दी जल्दी जा कर के उसको भी देखें और ताकि उसको देखने के बाद आपको आगे के लेक्चर्स भी समझने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। हालांकि ये कहना यहाँ पर गलत होगा कि अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप आसानी से यहाँ भी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जाकर के PYQ को देखें तो हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आता रहता है। मतलब कि हर साल क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आया है, चाहे वो MCQ हो या लॉन्ग में हो या शॉर्ट में हो या असर्शन रीजन में भी हो। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आजकल देखता हूं कि CBSE बोर्ड जो है वो असर्शन रीजन से भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप असर्शन रीजन को बना पाने में असक्षम होंगे और जिसके वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मेरा यह मानना है कि असर्शन रीजन बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन आपके सामने होता है, बट आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट से उनको रिकॉल करना है और फिर आंसर कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बराबर एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो इसलिए आप अच्छे से सारे लेक्चर्स में बने रहिए। और इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए लेक्चर्स और साथ ही साथ कंटेंट को तैयार किया है काफ़ी मेहनत करके। जो एक एक दिन एक एक लेक्चर्स को बनाने में 2 घंटे 2.5 घंटे का मैं समय देता हूं और इसके बाद आपके लिए एक 20 से 25 मिनट का लेक्चर तैयार करता हूं। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि आपका मैं 2.5 से 3 घंटे रोज का बचा रहा हूं, ताकि उस टाइम को आप किसी और पेपर में दे करके और अपने आप को काफ़ी अच्छे मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स एग्जाम में गेन करें। तो आइए, ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं, उससे अच्छा है कि हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और उन पे काफ़ी अच्छे में और काफ़ी उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसका नाम है, क्या पता है? तो इसका नाम है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो आज का टॉपिक देखेंगे क्या है कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो अब देखते हैं कि जो श्रीलंका है उसमें क्या मेजोरिटी है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज इसमें आपको छुपा हुआ एक वर्ड नजर आता होगा, मेजॉरिटी। क्या? तो मेजॉरिटी, उसमें ध्यान रखेंगे क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी क्या होता है? तो सबसे पहले ये समझिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो वर्ड होते हैं। मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जिसका नंबर बहुत ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा संख्या में हो, उसको मेजॉरिटी कहते हैं। और माइनॉरिटी क्या होता है कि पहले वाले के कंपैरिजन में जिसका पॉपुलेशन या नंबर कम हो, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारा पूरा टॉपिक है वो है मेजोरिटेरियनिज्म। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, तो आपके लिए इसका आंसर लिख पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप तो एक ही वर्ड जानते हैं कि मेजोरिटी मतलब क्या होता है, जिसका नंबर सर ज्यादा होता है। लेकिन क्या ये काफी है? तो बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए देखिए कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्या एक्सप्लेन किया है? और बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी समझ गए, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है, शुड बी एबल, कीवर्ड क्या है, एबल टू रूल ऑफ अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। तो दैट मीन्स कि जहां पर मेजॉरिटी का रूल होगा तो वहां पर समस्या क्या होगा कि वहां जो लीडर होंगे, जो रूलर होंगे, वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से रूल करेंगे। और इसमें रूल करने वाला होगा कौन? जो मेजॉरिटी में होगा, जिसका नंबर ज्यादा होगा, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा, वो रूल करेगा, ये कह रहा है। तो दैट मीन्स कि जहां पर मेजॉरिटी डोमिनेट करता हो उसी को बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। सीधा आप समझिए, क्या? जहां मेजॉरिटी रूल करता हो, जो मेजॉरिटी रूल करता हो, तो उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वही कम्युनिटी रूल करता है जिसका पॉपुलेशन और ज्यादा होता है। और साथ ही साथ इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे, विच एवर वे इट वांट्स, जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से करते हैं। इसका मतलब यह है कि पब्लिक को क्या चाहिए, इट डजंट मैटर। इनको क्या मतलब है कि इनको जो सही लगेगा वही ये रूल बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आपको सरवाइव करना है। तो यह आपको पहले भी हिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने कि अलग अलग यूरोप के अलग अलग देशों में, चाहे फ्रांस की बात करिए, जर्मनी की बात करिए, इटली की बात करिए, तो हर जगह पर क्यों रिवोल्ट हुआ था मोनार्क के अगेंस्ट में? क्योंकि मोनार्क यही करता था, विच एवर ही वे इट वांट्स। दैट मीन्स कि राजा जिस तरीके से रूल करना चाहते थे
उसी तरीके से रूल करते थे। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं होता था कि जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, उसके लिए ये रूल सही भी है या नहीं है, उसके डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल है या नहीं है, या उसको हार्म पहुंचा रहा है, इन सारी चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनको जो सही लग रहा था, जो उनको बेनिफिट पहुंचा रहा था, उसी तरीके से वो रूल करते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब आगे क्या है कि अब इसमें देखेंगे कि श्रीलंका, तो बात कहां की हो रही है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो दैट मींस कि ये कहां के बारे में बात कर रहा है, श्रीलंका के बारे में बात कर रहा है कि श्रीलंका में जो रूल किया जा रहा है, वो श्रीलंका में जो रूल कर रहा है वो कौन रूल कर रहा है, तो मेजोरिटी रूल कर रहा है। ठीक है, तो श्रीलंका में कौन रूल कर रहा है, तो मेजोरिटी रूल कर रहा है। तो यहां पर देखेंगे कि श्रीलंका इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। तो दैट मींस कि यहां से एमसीक्यू से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो श्रीलंका है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था। तो हम लोगों से 1 साल बाद हुआ था, इसलिए बगल में है, पड़ोसी देश भी है, तो आपके लिए याद रखना ऐसे भी आसान होगा, क्योंकि 1947 तो आपको याद ही होगा कि 1947 जो है ये हमारे देश भारत आज़ाद हुआ था। तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो ऑब्वियसली है श्रीलंका 1948 में हुआ, तो आपके लिए याद रखना आसान होगा। यहाँ पर द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी वाज डोमिनेंट। दैट मीन्स कि ये मेजोरिटेरियनिज्म जो है ये किससे रिलेटेड है, तो सर सिन्हाला से। तो वहां पर देखेंगे कि पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है कि 74% वहां पर सिन्हाला स्पीकर्स था, और दूसरी तरफ एक था इसमें 18% तमिल स्पीकर्स। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि श्रीलंका में रूल कौन कर रहा है, तो सिन्हाला स्पीकर, क्योंकि वो मेजोरिटी में इसका पॉपुलेशन ज्यादा है। अब एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि वो लीडर नहीं होगा वहां पर। एज ए रिजल्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड, क्या एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जो गवर्नमेंट है वहां पर क्या होता है कि जब वहां पर सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहेंगे सर नहीं समझे, बिल्कुल नीचे की लाइन से समझ में आएगा कि वहां पर डेमोक्रेसी तो है, तभी तो वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो एडेप्टर गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे अब पॉलिसीज, रूल एंड रेगुलेशंस बनाना शुरू किया जिससे कि सिन्हाला की सुपरमेसी हमेशा बना रहे। दैट मींस सिन्हाला हमेशा उसके ऊपर डोमिनेट करता रहे, और कभी भी यहाँ पर जो तमिल स्पीकर्स है उसका कभी वर्चस्व वहां पर स्टैब्लिश ना हो, और कुल मिलाकर के हमेशा सिन्हाला स्पीकर का ही बोलबाला बना रहे। तो ऐसा ये चाहते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, तो ऐसी ही पॉलिसीज बना रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि आगे देखेंगे कि अब वो ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट पहुंचाएगा किसको, सिन्हाला स्पीकर्स को। दैट मींस कि पूरी तरीके से वो नजरअंदाज कर रहे हैं किसको, तो आपको तमिल स्पीकर्स को। तो चलिए यहां तक उन्हें देखा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये तो ठीक है कि उन्होंने क्या किया, एडॉप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, वो अपने क्या कहते हैं कम्युनिटी को ज़्यादा डोमिनेट करना चाह रहे हैं, पावरफुल बनाए रखना चाह रहे हैं। तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम अब शुरू होता है। वहां तक तो वो लोग टॉलरेट कर ही रहे थे, ठीक है, बहुत सालों से इस चीज को वो टॉलरेट कर रहा था कि जो गवर्नमेंट है इसके लिए ऐसी रूल एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं कि जो सिर्फ फेवर कर रहा है किसको, तो सर फेवर कर रहा है सिन्हाला स्पीकर्स को। लेकिन मजेदार बात तब आई, देखिएगा कि जब किसी से, आप हमेशा पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो कभी भी किसी भी चीज का, जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो उस रिवोल्ट में पूछा जाएगा, रीजन तो बहुत सारे थे, बट तत्कालिक रीजन, कंटेम्प्रेरी रीजन क्या था, मतलब तुरंत में ऐसी कौन सी चीजें हुई थी जिसके वजह से लोग रिवोल्ट पे उतर पाया। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज तो बना ही रहा है, तो इसका मतलब है, लेकिन उसके वजह से ये लोग लड़े, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। तो बात कहां से शुरू होती है, तो 1956 की बात है। आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे ही रखेंगे। तो ये 1956 की बात है। इसमें क्या होता है कि एक एक्ट पास किया जाता है किसका, सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए बात यहां से बहुत ही ज्यादा ब्लंडर हो जाता है कि 1956 का एक्ट बना करके वो क्या करते हैं, जो वहां पर सिन्हाला गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना देता है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब समझते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जिस लैंग्वेज में गवर्नमेंट या किसी भी जो इंस्टीट्यूशन होगा, उस इंस्टीट्यूशन में जो काम होगा सिर्फ उसी लैंग्वेज में होगा। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफिस जाए, आपको एप्लीकेशन देना है तो सिर्फ सिन्हाला में देंगे आप, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कहीं पर कोई एप्लीकेशन, मतलब कुल मिलाकर के जहां भी ऑफिस होगा उन सारे ऑफिस में आपके लिए
सिन्हाला लैंग्वेज में ही चीजों को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द श्रीलंकन्स टू लर्न सिन्हाला लैंग्वेज, अदरवाइज दे वॉन्ट वी सर्वाइव इन दैट कंट्री। क्योंकि अगर आपको सिन्हाला आएगा ही नहीं तो आप कोई भी ऑफिशियल काम कर ही नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट से मिलने वाला कोई भी जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी पॉलिसी प्रॉब्लम थी। तो पहला नंबर तो ये निकल के आया। दूसरा नंबर पे फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसी, वही चीज कर रहा है जो यहां पर देखते हैं प्रीफरेंशियल पॉलिसी। दैट मींस कि अब कोई भी रूल बनेगा तो हमेशा प्रीफरेंस किसको देगा, तो सिन्हाला स्पीकर। किस चीज में, तो यूनिवर्सिटी पोजीशन में। दैट मींस कि अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बनेंगे, प्रिंसिपल्स बनेंगे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में टॉप क्लास, जैसे हमारे देश में आज आईआईटीज, आईएम्स, ठीक है, और मेडिकल कॉलेज हैं। तो ऐसे कॉलेजेस में जो सिर्फ हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स के बच्चे ही पढ़ेंगे, ना कि श्रीलंकन। तो ये हुआ प्रीफरेंशियल पॉलिसी का मतलब कि उसमें वही पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स। दैट मीन्स कि जितने भी बड़े बड़े नौकरी होंगे, अच्छे अच्छे नौकरी होंगे, वो सारे नौकरी किसको मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स के ही बच्चों को मिलेगा, नहीं तो जो तमिल स्पीकर्स हैं उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब वहां पर 1948 में ही कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा या 1-2 साल बाद भी बन सकता है। तो इन्होंने क्या कि स्टुपुलेटेड, ये क्या कर देता है, और स्टेट शैल प्रोटेक्ट बुद्धिज्म एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब देखिए उसका संविधान बना तो उसमें क्या लिखा, सिन्हाला का तो कोई बात ही नहीं, सिन्हाला का गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ ये क्या बात कर देता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि सिर्फ वहां पर जो बुद्धिज्म होगा, दैट मीन्स कि जो बुद्धिज्म को फॉलो करता हो, जो बुद्धिस्ट होगा, बुद्धिस्ट का मतलब क्या, कि जो बुद्धिज्म के फिलॉसफी को पसंद करता हो, मानता हो, अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिसेस करता हो, तो उसमें वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट। दैट मीन्स कि जितना वहां पर बुद्धिस्ट होगा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दैट मीन्स कि वहां पर जो भी राइट्स लोगों को मिलना चाहिए उसमें बुद्धिस्ट को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिन्हाला के अलावा वहां जो भी फैसिलिटीज हैं वो सारी फैसिलिटीज बुद्धिस्ट को मिलेगा, सिन्हाला को मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। और फोस्टम उसको क्या होगा, बढ़ावा भी देगा। दैट मीन्स कि अगर कोई बुद्धिस्ट बनना चाह रहे हैं, ठीक है, या बुद्धिस्ट कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट के तरफ से हेल्प भी मिलेगा बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आइए अब देखेंगे अगला ही है, इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। अब क्या होता है कि इन सारी चीजों के वजह से जो श्रीलंका के तमिल्स होते हैं उसके अंदर एलियनेशन की भावना आती है। एलियनेशन का मतलब क्या होता है कि विदेश, दैट मीन्स कि आप उस देश के वासी नहीं है। जैसे अगर आप अभी इंडिया से ब्रिटेन चले जाएं या किसी और कंट्री में चले जाएं, तो वहां जो आप फील करेंगे उसी को बोलते हैं एलियनेशन। दैट मीन्स कि मैं इस कंट्री का हूं ही नहीं, इस कंट्री से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ऐसी फीलिंग्स जो श्रीलंकन तमिल्स है उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो गया। तो क्यों ही ना डेवलप हो, क्योंकि आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं कि सिन्हाला को आपको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, प्रीफरेंशियल पॉलिसी चला रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कहां, तो बुद्धिस्ट को। तो कुल मिलाकर के इनके हित में कुछ है ही नहीं। नौकरी किसको देंगे, सिन्हाला स्पीकर्स को। प्रोफेसर किसको बनाएंगे, सिन्हा। तो फिर उस देश में रहने का मतलब ही क्या है, अगर उस देश में आपको कोई भी काम करने से रोका जाता है तो फिर उस देश में रहने से फायदा ही क्या। तो कुल मिलाकर के इन लोगों को एलियनेशन की भावना शुरू हो गई। अब क्या होता है कि दे फेल्ट दैट, उन्होंने क्या महसूस किया, किसने, तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या महसूस किया, गवर्नमेंट इज नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ जो गवर्नमेंट है उसको हमारे लैंग्वेज से, हमारे कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। चाहे हमारा लैंग्वेज खत्म हो जाए, हमारा कल्चर खत्म हो जाए, इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है। बट उसको सिर्फ लेना देना किस चीज से है कि सिन्हाला को आगे बढ़ाना है और सिन्हाला के साथ साथ बुद्धिस्ट को आगे बढ़ाना है, तमिल जाए भाड़ में। कुल मिलाकर के यही कहना। They also failed. They means कौन, अगेन श्रीलंकन तमिल्स failed. Constitution and policy denied them equal political rights and ignored them. अब उनको क्या फील हुआ कि सरकार तो सरकार, हमारे देश का जो संविधान भी है, लोग कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत आपके साथ कुछ गलत कर भी देता है तो संविधान आपको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो उस देश का संविधान है वो भी उनको क्या करे, डिनाइड का मतलब ना देना, मना करना। डिनाइड का मतलब क्या हुआ, मना करना। तो उनको मना क्या कर रहा है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स और इग्नोर देम। दैट मींस कि कॉन्स्टिट्यूशन भी पॉलिटिकल राइट्स, इक्वालिटी या उनको सारे अधिकार मिलने चाहिए, इन बात से कोई लेना देना संविधान में भी नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम था। ऊपर में आपने देखा कि इस मेजोरिटेरियनिज्म में से जो सिन्हाला है उन्होंने किस तरीके से लोगों का, तमिल्स को एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया। उसके बाद
उसके बाद उस शोषण का जब उनको फील होता है, जब वहाँ के लोग महसूस करते हैं कि जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं तमिल्स को जब एहसास हुआ कि वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तब जाकर के उसके मन में ये सारी भावना आई, और जब भावना आई तो अब इसके बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ तो वो स्टेप लेगा। तो दैट मीन्स कि वो स्टेप है हमारा इवेंट्स। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड, अब लॉन्च क्या करता, रिवोल्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पहला चीज इन्होंने क्या किया, जब रिवोल्ट किया तो उसमें पहला डिमांड क्या हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए, सिन्हाला के साथ साथ क्या हो, तमिल भी हो। तो अगर सिन्हाला के साथ तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है तो अब क्या होगा कि ऑफिस में आपके पास ऑप्शन होगा, आइदर यू कैन यूज सिन्हाला और तमिल। तो इसका मतलब है कि आप तमिल जानते हैं, ओके, सिन्हाला जानते हैं, अगेन ओके। तो दैट मीन्स कि लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं बनेगा, कहां पर, तो किसी भी ऑफिस में आपके लिए कोई बैरियर नहीं है। दैट मीन्स आप तमिल में भी जाकर के काम कर सकते हैं, तमिल में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, तमिल में भी फॉर्म भर सकते हैं, तमिल में जाके बातें भी कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी शॉर्ट आउट थ्रू तमिल लैंग्वेजेस। एंड अगला चीज क्या डिमांड करता है, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत सुंदर, रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब नहीं समझे। अब ये कह रहा है कि भैया अगर ये पूरा का पूरा श्रीलंका है, ठीक है, समझिएगा, तो इसमें कहता है कि जो हम लोग तमिल बोलने वाले लोग हैं, तो मान लीजिए तमिल बोलने वाले, तो इसको क्या करे, एक स्टेट बना दे, ठीक है, इसको क्या करे, वो स्टेट बना दे, और इस स्टेट में सारा रूल एंड रेगुलेशन किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन जो बनाया जाएगा वो तमिल के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशंस किसके द्वारा बनाया जाएगा, तमिल के द्वारा। तो ये डिमांड करने लगा कि रीजनल ऑटोनॉमी दे दीजिए, हम लोग को जिस तरीके से मन होगा अपने यहाँ रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, गवर्न करेंगे। एंड इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया, अगेन यहाँ पर देखेंगे जो आपको हमने बताया था कि यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, और आगे यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल राइट्स। तो दैट मीन्स कि इन सारी चीजों में इसको क्या मिले, इक्वालिटी मिले, मतलब कि ये भी सिन्हाला के तरह वो सारी चीजें कर सकते हैं जो सिन्हाला करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इन्होंने तो डिमांड रखा, तो अब देखते हैं सिन्हाला गवर्नमेंट का क्या इसमें रिस्पॉन्स है, वो क्या मानते हैं, क्या वो देना चाहते हैं या फिर वो इग्नोर करते हैं। तो ठीक है, बट डिमांड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज डिनाइड। यही चीज सबसे पहला चीज क्या हुआ कि ये जो डिमांड रखा गया था इस डिमांड को डिनाइड कर दिया गया कि नहीं, मैं बिल्कुल दे ही नहीं सकता, नहीं देंगे। तो बाय 1980s मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड। अब इसके लिए उन लोगों को एक बात समझ में आ गया कि इतने हल्के से डिमांड करने में जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी बातों को नहीं मानेंगे, मतलब कि हम लोगों को कोई ना कोई हो हल्ला शोर शराबा तो करना पड़ेगा। बाकी देशों की तरह हमें भी अपने जो गवर्नमेंट है उससे फाइट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें हमारा राइट्स मिल पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं कि आपको फॉर्म कर लेते हैं, क्या फॉर्म कर लेते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन, यही ऑर्गेनाइजेशन बाद में पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लेता है, और डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, ठीक है, यही चीज। अब फिर ये डिमांड जो है इसका ये जोर शोर पकड़ा हुआ है कि अब इसको तमिल इलम, तो ये आपको कौन सा है, ये तमिल लैंग्वेज है, तो इसको तमिल इलम, मतलब इलम का मतलब क्या होता है, स्टेट। अब इसको क्या चाहिए, कहां पर, तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो ध्यान रखिएगा, इससे एक बात क्लियर हो गया कि ये जो आपको नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका है, यहां पर तमिल का पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब तमिल यहां पर मेजॉरिटी में है। आप ध्यान रखेंगे, आपसे अगर एग्जाम में पूछ देता है कि तमिल श्रीलंका के किस साइड में मेजॉरिटी में है, तो आप बोलेंगे नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड में। तो आपको इस मैप से समझ लीजिए, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये हमारा कौन सा है, वेस्ट है। तो इसका मतलब तमिल यहां भी है और तमिल यहां भी है, ठीक है, यहां भी तमिल मेजॉरिटी में है और यहां भी तमिल मेजॉरिटी में है, ठीक है, इन दोनों जगह पर। और बाकी जगह पूरा अगर इनकी बात करें तो इन सारे जगह पर आपको क्या होगा, तो सिन्हाला जो है वो मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे। ओके, अब आइए, अब इसमें देखेंगे कि अब इन लोगों का डिमांड गवर्नमेंट तो दे नहीं रहा है, अब ये लोग अपना स्टेट का डिमांड, इट सून टर्न इनटू सिविल वार। अब ये बात बहुत आगे बढ़ गया है और जितने भी तमिल स्पीकर हैं उन्होंने क्या कर दिया, सिविल वार छेड़ दिया। सिविल वार का मतलब क्या होता है, वार बिटवीन वार वार बिटवीन कॉमन पीपल,
वार बिटवीन कॉमन पीपल, इसको बच्चे सिविल वार कहते हैं, ठीक है। वार बिटवीन कॉमन पीपल को क्या बोलते हैं, सिविल वार बोलते हैं, ठीक है। और जब आर्म फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको हम लोग वार कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ, दोनों साइड से, कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। इसका रिजल्टेंट क्या हुआ सिविल वार में कि सिन्हाला स्पीकर्स की तरफ से भी और तमिल स्पीकर्स की तरफ से, दोनों तरफ से बहुत हजारों लोग मारे गए। एंड मैनी फैमिलीज फोर्स टू लीव द कंट्री। अब क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज लोगों को, फैमिली को अपना देश श्रीलंका भी छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ कैसा हुआ होगा, तो सपोज कीजिए किसी एरिया में कोई एक कम्युनिटी 90% है, ओके, और दूसरा कम्युनिटी, मतलब ये मान लेते हैं हम सिन्हाला है फॉर एग्जाम्पल, और ये है तमिल, और तमिल किसी एरिया में क्या है 10% है। तो ये लोग ने क्या किया, इसको फोर्स कर दिया कि तुम यहां से देश से भी निकल के बाहर भागो, और इनको भगा दिया। और मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। दैट मीन्स कि बहुत सारे, अब लाइवलीहुड का मतलब क्या हुआ, आप कोई भी काम करते हैं छोटा मोटा, या छोटा फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, और उस सिविल वार में आप जानते हैं कि तोड़ फोड़ होता है, और आपके उन शॉप्स को या चीज़ों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपका लाइवलीहुड भी खत्म हो जाएगा। जो काम कर रहे थे वो आपका तोड़ फोड़ करके खत्म कर दे। और इट एंडेड इन 2009। अगेन ध्यान रखेंगे एमसीक्यू के लिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में सिविल वार कब खत्म हुआ था, तो वहां पर आपको डेटा दे सकता है 2008, 2009, 2010, 2011, तो आपको मुश्किल हो जाता। तो यहां से दो डेट आप ईयर याद रखेंगे, एक तो 1948 हो गया और दूसरा 2009। ये दोनों ही डेट आपको ईयर जो है ये याद रखना है, नहीं तो फिर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस आपसे गलत हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, और हैव ए गुड डे, बाय बाय।